में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पिछले लेक्चर यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लेक्चर से इस अभियान की शुरुआत की है कि आपको ये बताएं कि कंट्री लेवल पर सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के पर्पस से जो रिसोर्स मोबिलाइज करना है और डेवलपमेंट प्लानिंग करनी है ना गौरी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में करनी है। उसके तहत हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बताया कि कंट्री लेवल पर हमारे यहाँ चाहे एग्रीकल्चर लैंड की बात हो, चाहे मिनरल्स और अदर रिसोर्सेज की बात हो, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और बहुत ही स्कैटर्ड हैं। जो उद्योगपति है उसके पास इतना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल नहीं है कि वो अकेले वो काम कर सके, लेकिन सब अगर साथ मिले तो काम हो सकता है। धन एकत्रित करना पड़ेगा क्योंकि नेशनल सेविंग्स उस लेवल पर है नहीं, पूंजी का निर्माण हो नहीं रहा, सभी को अपने रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो हमने इसके लिए सहकारी संस्थाओं की बात की, यानी कि सहकार्य करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, चाहे फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, अमूल हमारा सफल हुआ, पंजाब में भी मैंने आपको पढ़ाया, चाहे मार्कफेड था, चाहे वेरका था, सफल हुए, चाहे फिर कोऑपरेटिव बैंक्स ही ले लें। इसी अभियान में हमारे देश में कुछ संस्थाएं भी एग्जिस्ट कर रही हैं पहले दिन से, जैसे कि प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके बारे में थोड़ा बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन्हें ख़त्म करके जो नई संस्था बनी है वो है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग तक जाने के लिए हम बस इसे पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक मुख्य आज का है नीति आयोग। तो हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक थिंक टैंक की तरह काम करता है, इसके कौन कौन से विंग्स हैं, ये कितने वर्टिकल पिलर्स पे खड़ा है, हर चीज़ को हम समझेंगे। ओके, फंक्शंस मैं आपके सामने पढ़ करके डिक्टेट कर दूंगा और उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इस तक पहुंचने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी प्लानिंग कमीशन से। देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और हमने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस किया, कंट्री पर संविधान लागू हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिसके तहत बहुत एफिशिएंटली हम अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करें। पहली बात कि रिसोर्स बहुत जुडिशियसली यूज़ हो, वेस्टेज ना हो, कम यूज़ करके आउटपुट ज़्यादा गेन करें और वो भी बेनिफिट ओरिएंटेड, कि सीधे टारगेट ग्रुप तक लाभ पहुँचे। तो रिसोर्स की डायरेक्शन क्या रखनी है, तो प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सारे ही सेक्टर एक साथ लेके चलने, लेकिन प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो ये कैसे हो सकता है कि सारे सेक्टर एक साथ ग्रोथ करो और प्रायोरिटी 100 रुपये में से 50 रुपये इस बार किसी और में लगाओ, बाकी 50 रुपये बाकी 5 सेक्टर्स में बांटो, 10-10 रुपये, लेकिन लेके सबको एक साथ चलना होगा क्योंकि हमें रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए था। संविधान लागू होते ही देश के नीतिकारों ने, जिनमें जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण है, उनका मानना था कि भाई रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस कंडीशन ऑफ इंडिया, जिसमें पॉवर्टी रैम्पेंट थी, फूड ग्रेन सप्लाई की कंडीशन बहुत ही क्रंच थी, माइग्रेशंस बहुत ज़बरदस्त थे उस समय में, इन्फ्लक्स ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और माल न्यूट्रिशन, बैकवर्डनेस, लोप साइडेड डेवलपमेंट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ रैम्पेंट था। ऐसे में डेमोक्रेसी सस्टेन ही नहीं कर सकती थी अगर हम इसी हालात में और ज़्यादा लंबा रह जाते। एनर्की हो जानी थी, किसी ना किसी तरह से तख्ते पलट होने थे, क्योंकि लोगों को उस इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट से, जो कि लोकतांत्रिक ढंग से इस्टेब्लिश्ड है, उससे एक्सपेक्टेशंस ही इतनी हाई होनी थी, क्योंकि फ्रीडम का एक रूप ये भी तो है, या आपने सरकार बनाई है तो आप उससे ये चाहेंगे कि झटपट से सब कर दो, कि जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होनी थी तो ऐसे लोगों को एक्साइट करना बड़ा ईजी था, उकसाना बड़ा ईजी था, वैसे समाज में जिसमें कि विविधता इतनी है, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार, अब इतने विविध हैं, भाषा के आधार पर, कि आपको उकसाना बहुत आसान, आपको सेक्शनलाइज करना बड़ा इजी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस को कैपिटलाइज करके। कौन सी एक्सपेक्टेशन? अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। किससे? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से। तो विजनरीज थे वो, जो देख गए, ये भाप गए कि ये डेमोक्रेसी वरदान है, श्राप बन सकती है अगर हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को सर्व नहीं करेंगे। द सोल्यूशन, द की लाइज टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो कैसे होगा? वी नीड टू डू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इमीडिएटली वी नीड टू सर्व द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। हमें खाना देना होगा इन्हें, हमें रोज़गार भी देना होगा। तो फिर कैसी वाली डेवलपमेंट हो, किन सेक्टर्स में पैसा लगाएं, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो या प्राइवेट प्लेयर भी आएँ, पैसा बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगें या माइक्रो स्केल प्रोजेक्ट्स में लगें, हैवी इंडस्ट्री पे पहले फोकस करें या एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, सोशल इंडिकेटर्स पे ध्यान दें, पहले एजुकेशन हेल्थ की तरफ जाएं, या फिर कोशिश करें कि जो इनबिल्ट कैपेसिटीज़ अनलैश होंगी जब इन सभी सेक्टर्स की, तो अपने आप ग्रेजुअली हेल्थ और सेक्टर और बाकी सेक्टर्स अपलिफ्ट होंगे जब लोगों की जेब में पैसा होगा, वो डिमांड क्रिएट करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर विल सर्व और गवर्नमेंट विल सपोर्ट इट। इस पर बहुत मंथन चला,
तो फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई देश तो प्लानिंग से चलेगा, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर के तौर पर देख नहीं सकती है, रेगुलेटर की तरह, पॉलिसी मेकर की तरह नहीं रह सकती। गवर्नमेंट को एक्टिव प्लेयर बनना पड़ेगा प्रोक्योरमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मोबिलाइजेशन में। सरकार को चीज़ें खरीदनी भी होंगी, बेचनी भी पड़ेंगी। आज सरकार क्या करती है? बीजेपी पे एक आरोप है कांग्रेस का, वो ये कहते हैं कि नीति आयोग तो इनको ख़त्म ही करना था। बीजेपी पे एक आरोप है लेफ्ट पार्टियों का भी कि भाई नीति आयोग तो इन्हें ख़त्म करना ही था, सॉरी प्लानिंग कमीशन तो इन्हें ख़त्म करना ही था, ऑब्वियसली इन्हें नीति आयोग बनाना था। पूछा क्यों? कहते हैं प्लानिंग में बिलीव ही नहीं करते। बीजेपी प्लानिंग में बिलीव ही नहीं करती, राइट विंग प्लानिंग में बिलीव ही नहीं करता। उनका मानना सिंपली ये है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कुछ बेचना या खरीदना, मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड, प्राइवेट प्लेयर विल डिसाइड। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होगी, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, चाहे फूड ग्रेन्स हो, मार्केट विल डिसाइड। सब कुछ फ्री करो, गवर्नमेंट इन चीज़ों से मुक्त हो, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ रूल रेगुलेशन में रहेगी, वो ये कहते हैं। लेकिन सोशलिस्ट माइंड सेट ये कहता है कि नहीं, आई हैव टू बी इन अ प्लानिंग, I will plan the resource, I will plan the outlay, I will plan the outcome, I will plan the supply, I will plan the development, I will plan the investment in the priority sector, I will plan the economy। तो देश में ये तब माना गया प्लानिंग से चलना पड़ेगा, तो प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और ये माना गया कि 5 ईयर प्लान फॉर्मेट पे चलेंगे, पंच वर्ष की योजनाएं लेकर के आएंगे, जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर्स डिसाइड होकर के आउटले उसके लिए ज़्यादा रखा जाएगा, बाकी सेक्टर्स को साथ साथ लेकर के चलेंगे। इससे रोज़गार का मुद्दा, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनेबल बने, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एस्पेक्ट, इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स क्रिएशन भी हो, इसके लिए मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, लेकिन इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स भी इनफ हो, इसके लिए ऐसे आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज भी जो कंज्यूमर गुड्स को सपोर्ट करती हैं। एजुकेशन, हेल्थ सब साथ लेके चलना है, लेकिन बिट बाय बिट, लेकिन छोड़ना किसी भी सेक्टर को नहीं है। एक सेक्टर को लेके बढ़ेंगे तो काम नहीं बनना, सबको साथ लेके चलना होगा, तब बात बनेगी। तो प्लानिंग के, क्योंकि जेब में रुपया तो 100 ही है ना। देखो, जब आपके पास ये हो कि खुला पैसा है, जो सेक्टर सामने आएगा जितना मांगेगा दे देंगे, फिर प्लानिंग की नीड क्या है। लेकिन जब जेब में रुपये 100 हैं और देना अब सबको है, तो फिर देखेंगे ना, किसी को 2 रुपये देने, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20, तो प्लानिंग की फिर। तो प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया। इसके लिए रिकमेंडेशन लंबे समय से आ रही थी। मैंने हमारी हिस्ट्री के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया, बॉम्बे प्लान बना, उसके पहले 1938 में भी प्लानिंग का कंसेप्ट आया, प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी आज़ादी के पहले, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मेनली एक इंस्टीट्यूशन, एक बॉडी थी, एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में इन्होंने ही रिकमेंड कर दिया था कि भाई प्लानिंग कमीशन के तहत आपको 5 ईयर प्लानिंग के साथ आना, और अंततः मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कर दी गई। क्या उद्देश्य था इस प्लानिंग कमीशन का? ये सुप्रीम ऑर्गन बना फॉर प्लानिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने एक सुप्रीम ऑर्गन क्रिएट कर दिया, दैट इज़ द प्लानिंग कमीशन। ये क्या कानून के द्वारा हुआ? नहीं, ये स्टैट्यूटरी नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन था? बिल्कुल भी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल था, ना ये स्टैट्यूटरी था। ये यूनियन गवर्नमेंट के कैबिनेट के फैसले से बना, तो ये यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बना था, इसलिए ये प्योर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हुए भी आप मान नहीं सकते, आज जो भारत आपके सामने खड़ा है प्रत्यक्ष रूप से वो प्लानिंग कमीशन का प्रभाव ही है। आज जो आप भारत देखते हैं वो प्लानिंग कमीशन की संतान ही है एक तरह से। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग के मामले में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का इतना स्ट्रॉन्ग रोल रहा कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, तो ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बन के उभर करके आई बात समझ में। लेकिन ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर उभर करके आई। फंक्शंस क्या क्या हैं उसको समझेंगे तो स्टोरी क्लियर हो जाएगी। मैं फंक्शंस आपको पढ़ करके डिक्टेट कर दूंगा, आपकी बुक में भी लिखे हैं। मेरा जो पर्पज़ है उसे समझाना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो समझिए ध्यान से। टू मेक एन असेसमेंट ऑफ मटीरियल, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑगमेंटिंग दैम। कंट्री में कितना ह्यूमन कैपिटल है, कितना मटीरियल कैपिटल है, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल है, उसका एक राइट असेसमेंट करना और ये देखना कि इसे ऑगमेंट यानी कि इसमें बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है। सबसे पहला काम ये कि रिसोर्स बिल्डअप करें, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें और फ्यूचर नीड्स के लिए उसे ऑगमेंटेशन करें। इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ह्यूमन कैपिटल के लिए द इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोशिश की जाए बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जाएँ, लोगों को रोज़गार दिया जाए, उनके हाथ में पैसा हो ताकि वो सेविंग्स करें और उन सेविंग्स को मोबिलाइज़ करो। तो पोस्ट ऑफिसेस के वाया हो या बैंक्स के वाया हो, ऐसी इंस्टीट्यूशंस की नीड हुई। ये सारी चीज़ों पर फोकस किया गया मैसेजेस। और तीसरी, मटेरियल डेवलपमेंट के लिए
बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट्स बांटे गए माइनिंग को लेकर के, या फिर वाटर प्रोजेक्ट्स को, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर के, बिजली पैदा करने को लेकर के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए गए। ये सारे काम उन समय में किए गए। लेकिन मटेरियल, ह्यूमन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिसोर्सेज विकसित होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ऐसा पहला काम इनका था। अगला इंपॉर्टेंट थिंग, टू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि एफिशिएंट मैनर में यूज़ करना था और बैलेंस्ड मैनर में यूटिलाइज़ करना था, कि इकोलॉजी के कंजर्वेशन में अब पैसा लगाने का समय या पहले हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके कुछ डेवलपमेंट कर लें। ये डिसीजन लेना था ना। फॉरेस्ट बचाते अगर स्टार्टिंग के समय में मान लीजिए उस समय में, तो फिर मुद्दा ये है कि शायद इंसान बच ना पाता। तो बैलेंस मैनर में कैसे हमारी कंट्री के रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करने हैं, और सबसे बड़ी चीज़ उसे इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज़ करना है। बैलेंस्ड होते हुए भी इफेक्टिव होना चाहिए ना, प्रोडक्टिविटी अधिक होनी चाहिए ना, पर यूनिट कंजम्पशन पे आप प्रोड्यूस अधिक करना चाहिए ना। ये महत्वपूर्ण चीज़ थी। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की ज़रूरत थी वो टेक्नोलॉजीज़ इंपोर्ट पर ध्यान दिया गया। जिन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशंस करके बड़े बड़े कारखाने लगाने थे, चाहे रशिया के साथ, चाहे ब्रिटेन के साथ, चाहे जर्मनी के साथ कोलैबोरेशंस किए गए और बड़े बड़े कारखाने, चाहे दुर्गापुर स्टील प्लांट है, चाहे रौड़किला स्टील प्लांट है, ये सारे स्टील प्लांट्स लगाए गए, चाहे भिलाई का स्टील प्लांट है, ये सब लगाने के काम शुरू किए गए। आई बात समझ में। अगला, टू डिटर्मिन प्रायोरिटीज़ एंड टू डिफाइन द स्टेजेस इन विच द प्लान शुड बी कैरिड आउट। प्रायोरिटीज़ डिसाइड की गई और थर्ड प्लान ऑनवर्ड्स जा करके एजुकेशन और हेल्थ की तरफ आपने ध्यान दिया। तो पहले तो आपने अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड की, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की प्रायोरिटी एग्रीकल्चर था। इसी तरह से सेकंड 5, क्योंकि पहले तो रोटी कपड़ा मुंह में खाना चाहिए, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान तक एग्रीकल्चर कॉस्ट, फूड ग्रेन्स की कॉस्ट बहुत ज़बरदस्त, स्कार्सिटी बहुत थी, तो पहले बुनियादी ज़रूरत भोजन रहती। फर्स्ट प्लान एग्रीकल्चर, सेकंड प्लान हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, थर्ड प्लान पे आते आते हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हुए। ये बड़ी चीज़ है। तो ऐसे में पहले तो प्रायोरिटीज़ तय कर लें, फिर किस स्टेज में किस प्रायोरिटी को एड्रेस करेंगे ये तय करें। इट इज़ द गेम ऑफ प्लानिंग। कोई पूछ ले कि भाई प्लानिंग, समझाओ उसको कि भाई पहले प्रायोरिटीज़ डिसाइड की, फिर स्टेजेस डिसाइड की। आप भी तो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मान लीजिए किसी की मैरिज हो गई, वो कोई वुमेन है, वो डिसाइड कर रही है ठीक है अभी बच्चे हो गए, माई प्रायोरिटी फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, जब तक ये स्कूल जाने को सेटल नहीं हो जाते, मैं अपनी कंप्लीट इस स्टेज में इनको अटेंशन दूंगी। नेक्स्ट प्रायोरिटी दैट आई विल प्रिपेयर फॉर सिविल्स एंड आई विल क्रैक दैट। तो बट दैट स्टेज इज़ येट टू कम, वो आएगी अभी। इट इज़ द प्लानिंग कि प्रायोरिटी उसको बाद में दे दी, सेकंड प्रायोरिटी स्टेज भी फिर वहीं पर जा कर के आएगी। जैसे ही वो स्टेज स्टार्ट होने का समय, स्टेज स्टार्ट हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी स्लिप कर गई सेकंड पे, सेकंड प्रायोरिटी स्लिप हो गई फर्स्ट पे। इस तरह से एग्रीकल्चर कभी आगे जाता रहा, कभी पीछे, एजुकेशन आगे पीछे, इंडस्ट्री आगे पीछे, ये सिस्टम चलता रहा। इसलिए प्लानिंग की ज़रूरत थी। टू इंडिकेट द फैक्टर्स दैट रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन फैक्टर्स को इंडिकेट करते रहना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिटार्ड करते हैं। जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, जैसे हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी थी, हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत बड़े पैमाने पर कमी थी, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास नहीं थी, ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, लर्निंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी तरह से नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, यातायात जोड़ने का कोई जरिया नहीं था। ये सारे फैक्टर्स जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इन सबको आइडेंटिफाई करके इनको ख़त्म करना, ये बड़ी जिम्मेवारी थी इनकी। टू डिटर्मिन द नेचर ऑफ द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इन ईच स्टेज, किस तरह की मशीनरी क्रिएट की जाए, ब्यूरोक्रेटिक सेंस में, टेक्नोक्रेट्स के सेंस में, वर्किंग स्टाफ के तौर पर, कि जो इस 5 ईयर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सके प्रॉपर सेंस में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी उसका एक पार्ट है जो आगे निकल करके आएगी। तो वो सारी चीज़ों पर फोकस किया गया। इसलिए शुरुआती तौर में IAS और इस तरह के जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इन्हें इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई उन बड़े बड़े उद्योग धंधों में। एक तरफ इनको रिक्रूट किया गया है, आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बनाया, ठीक है, मंत्रालयों में रखा, लेकिन आपने बड़ी बड़ी नेशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में भी की पोजीशंस पे इन्हें रखा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग का एजेंडा है, एक्सपर्टीज़ के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी में ही वो एक्सपर्टीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, इस पर निगरानी रखनी है, ध्यान रखना है, गवर्नमेंट की प्लानिंग से बाहर ना हो जाए कहीं ये क्षेत्र। इसलिए वो लोगों को वहाँ इंड्यूस किया गया। ठीक है, एक समय में वो नकारात्मक साबित हो, इसके लिए कंपनियां डूबी भी, लेकिन शुरुआती तौर पे ये भी फोकस था कि एग्जीक्यूशन प्लानिंग के ही डायरेक्शन में हो, इसे भी इंश्योर करने के लिए ऐसा कैडर क्रिएट करना। तो बहुत सी सर्विसेज हमारे देश में आई, एक्साइज एंड टैक्सेशन, इनकम टैक्स, उसके बाद और बहुत से कैडर आपने देखे होंगे, वो डेडिकेटेडली क्रिएट किए गए इन सब कामों को देखने के लिए। रेवेन्यू सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज आपने नहीं देखी, सब कुछ देखा आपने। To appraise from time to time the progress achieved in execution of the plan and to recommend necessary adjustment। हर 5 ईयर प्लान का अप्रेजल आता था
देखा जाता था कितना आउटले रखा, कितना लगा, कितनी सक्सेस अचीव की, बंद करो, कितनी सक्सेस अचीव की। सेकंड, कहाँ कमी रह गई, कितने चूक गए, और इस प्लान में क्या कमियां थी, तो नेक्स्ट प्लान में क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। प्लानिंग का फ़ायदा ही है, हर 5-5 साल पर आप रिविजिट कर सकते हैं उस चीज़ को, वो लूज़ नहीं चल रही है। अदरवाइज़ आपको इंडिविजुअली उसे काउंटर करना पड़ेगा जब हो हंकार मच जाएगा। जैसे मान लीजिए भाई, आज के देश में आज के समय में सरकार पेट्रोलियम में एंटर करती है, जबकि पेट्रोल डी एडमिनिस्टर कर दिया गया। मान लो सरकार आज की डेट में एंटर करती है, तो ह्यू एंड क्राई की वजह से हो हल्ला मचेगा, फिर एंटर करेंगे। लेकिन सपोज़ कीजिए कि प्लानिंग की बात है, तो ये रेगुलरली विजिट होगा, अप्रेजल रिपोर्ट्स रेगुलरली बनेंगी। वो उस समय की इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट थी, आज की इकोनॉमी किसी और परिभाषा पे चल रही है। आगे, टू मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस फॉर फैसिलिटेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज़ और ऑन अ मैटर रेफर टू इट फॉर एडवाइस बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अपना ही काम बेहतर तरीके से कर सकें, उसके लिए रिकमेंडेशंस देते रहना कि सर हमें ये भी शक्तियाँ चाहिए, हमें ये अधिकार दे दीजिए, हमें ये अधिकार क्षेत्र दे दीजिए, और हर उस मामले में एडवाइस देना जो मामले इनको रेफ़र कर रही हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। ये इसका काम था। सारा मुद्दा समझ आया। इसके अलावा कुछ एडिशनल वर्क थे, ये थोड़े टेक्निकल हैं, इनको समझिए क्या जिम्मेदारियाँ थी। पब्लिक कोऑपरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, ये इनकी जिम्मेदारी थी कि पब्लिक कोऑपरेट करे नेशनल डेवलपमेंट के मामलों में। इस चीज़ को एनलिस्ट इन्होंने कराना था, चाहे लोकल बॉडीज़ थी, चाहे अदर इंस्टीट्यूशंस थी, उनके सपोर्ट मोबिलाइज करना इनकी जिम्मेवारी थी। स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर एरिया डेवलपमेंट नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एरिया डेवलपमेंट, चाहे वो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे रिवर बेसिन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट, जो भी है, अगर रोज़गार के क्षेत्र में खेती बाड़ी के एरिया में जाकर के रोज़गार पैदा कराना है, तो उसके लिए रोज़गार भी देना है, तो नहरें बनाएं, रोज़गार मिल रहा है, पर डे मैन वर्क हो रहा है, लेकिन क्योंकि विकास एग्रीकल्चर का करना है इसलिए नहर ही बनवानी है, समझ आई, सड़कें बनवानी है। तो इस तरह से एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, एरिया क्या चुना, एग्रीकल्चर चुना, क्या चुना, इंफ्रास्ट्रक्चर चुना, क्या हेल्थ सेगमेंट चुना, क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चुना, फर्स्ट आस्पेक्ट। जोग्राफिकली क्या चुना है आपने, बैकवर्ड एरियाज चुने, हिली एरियाज चुने आपने, प्लेन एरियाज चुने आपने, कोस्टल एरियाज चुने आपने, किस तरह के इकोनॉमिक जोन्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए एरिया डेवलपमेंट स्पेसिफिक विकास का एजेंडा इनके जिम्मे था कि ये आइडेंटिफाई करके देंगे। पर्सपेक्टिव प्लानिंग, पर्सपेक्टिव प्लानिंग बहुत करनी ज़रूरी है। जैसे कि आप एक प्लानिंग लेकर के चले हैं 5 ईयर की कि भाई हमें 5 साल में एग्रीकल्चर का विकास करना है। मुद्दा ये है कि आगे किधर को जाना है। आपने 5 ईयर में एग्रीकल्चर सेटल किया और अगले 5 ईयर प्लान का आपका क्या एजेंडा है, इसके बाद देन व्हाट, उसके बाद देन व्हाट इज़ योर एक्चुअल पर्सपेक्टिव अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर। सेकेंड, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल इकोनॉमी में, हम कहाँ स्टैंड करना चाहते हैं। थर्ड, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, इसको इकोनॉमी में टर्न कब प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इसे कब हम ओपन करेंगे मार्केट सेक्टर के लिए, प्राइवेट प्लेयर के लिए। तो कम्प्लीटली जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाए वो तार्किक हो, तर्क के आधार पर हो, वो सारे इंटरनेशनल केस स्टडीज़ की रीजनिंग्स पर बेस्ड हो, उसके लॉजिकल कंक्लूजन्स आपके सामने प्रेजेंट किए जाएं कि ये आउटकम्स आएंगे अगर हम इसके वाया जाएंगे। तो इसका सबसे मेन काम ये भी था कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग करना था, कि लोगों में सरकार का पर्सपेक्टिव इस्टेब्लिश करना कि भैया तुम्हें गलत नहीं लेके जा रहे। केंद्र सरकार का राज्यों के सामने सेटलमेंट करना कि भाई एक होकर के चलो, भाई सही जा रहे हैं हम, हमारा विजन ये है, हमारा एजेंडा ये है। देश के सामने स्थापित करना कि राज्य और केंद्र सरकार तुम्हें कहाँ ले जा रही है, और विश्व स्तर के सामने ये रखना कि हम अभी ऐसे चल रहे हैं, 10 ईयर्स के बाद हम आपके साथ ऐसे चलेंगे। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी बात को लोगों के सामने स्थापित कर रहे हैं, ये भी इनकी जिम्मेदारी थी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ये सब जिम्मेदारी इसको दी गई थी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2009-10 की शुरुआतों की कहानी है, इसको इसके अधीन दी गई थी। उसके बाद नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी NRAA इसके तहत दी गई थी। अप्लाइड मैन पावर रिसर्च इसके अधीन दी गई थी। इसमें से बहुत सी संस्थाएं अब इससे बाहर कर दी गई। जैसे उदाहरण के तौर पर आज की डेट में अगर आप इसकी बात करते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये कभी प्लानिंग कमीशन के पास होता था NIC, लेकिन आज की डेट में ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास है। तो ऐसी कुछ संस्थाएं इसके पास होती थी जो बाद में बाहर कर दी गई। इसके अलावा अब बाकी बोर्ड पे लिखा हुआ, इसका काम खत्म हो गया। चलिए इधर आइए, देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि इसे जब शुरू किया गया तो एक स्टाफ एजेंसी थी। स्टाफ एजेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है कि इनको एक एडवाइजरी बॉडी की तरह रखा है, जिम्मेदारियाँ दे करके कि ये काम आपको करना है। यू नीड टू प्रोवाइड स्टाफिंग, स्टाफिंग किसको, टू द मिनिस्टर्स, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट। यू आर अ स्टाफ in the field of planning, resource mobilization, perspective segment, and be it anything. You are not executive. You will not take any decision.
you will not implement anything. That will be done by the central government or the state government. Respective governments are there to do planning, respective governments are there to do decision making and to implement the decision. You are here as a staff to support the decisions and the implementations of the central or the state government. Don't do the execution by yourself. So it was a clearly staff agency. It was an advisory body. यानी कि no executive responsibility, यानी कि not responsible for taking and implementing decision. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी पर था, वो करेगी सारा कुछ. ये तो बस उनको जाकर के वो सर्विसेज दे देंगे जिसके तहत इस स्टाफ को क्रिएट किया गया है. लेकिन यहीं पर इसके ऊपर आरोप लगते हैं, वो मैं अभी समझाऊंगा. नीति आयोग क्यों बनाना पड़ा समझ आ जाएगा जब आप इसकी कॉम्पोजिशन समझेंगे कि ये होली सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन थी. देश के स्तर पे नीतियाँ बन रही हैं, देश के स्तर पे सारा रिसोर्स मोबिलाइज हो रहा है, राज्यों का कहीं दूर दार तक कोई नजरिया यहाँ पर कोई दिखावा ही नहीं है. तो नरेंद्र मोदी यहीं पर यही कह रहे थे कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी से कोलैबोरेटेड इकोनॉमी की तरफ मैं आता हूँ. जब वो नीति आयोग लेकर के आए, उनका डायलॉग क्या था कि कंट्रोल एंड कमांड इकोनॉमी से मैं कोलैबोरेटेड एंड कोऑपरेटिव इकोनॉमी की तरफ आ रहा हूँ. तो आपको समझ आना चाहिए, कंट्रोल्ड एंड कमांड इकोनॉमी, पूरे देश के रिसोर्सेज कंट्रोल किए और प्लानिंग के वाया राज्यों को कमांड किया कि ऐसे चलो. और वो लेके आए नीति आयोग जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं किसमें कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट, यानी कि राज्य भी शामिल है नीति आयोग में. वो पहले तो हम कोलैबोरेट करेंगे और फिर राज्यों का प्लान सुना जाएगा, राज्यों से समझा जाए, पूछा जाए सुझाव की कैसे चलें, तो कोऑपरेट करके चलेंगे भाई. वो कहते हैं कि मैं ट्रूली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्थापित कर रहा हूँ, जिसे इतने साल प्लानिंग कमीशन ने टेम्पर करके रखा. लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं नहीं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के गार्ब में, यानी कि उसके पोशाक में आप अपना राइट विंग एजेंडा लेकर के जा रहे हैं कि यू हैव नो प्लानिंग. क्योंकि नीति आयोग ने किया ही क्या, सिर्फ और सिर्फ एक थिंक टैंक के तौर पर आपकी अनक्रिटिकल प्रेज करने के अलावा उसने कुछ नहीं किया. अगर वो रियल थिंक टैंक था सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत तो फिर उसे आपकी बहुत बड़े बड़े स्तर पर क्रिटिकल एनालिसिस करने चाहिए थे, पर उनकी तो ऐसी कोई क्रिटिकल स्टडी अवेलेबल ही नहीं है. वो तो इवन पैंडेमिक के समय में सरकार के स्पोक्स पर्सन बन करके मेडिकल सेक्टर से जो नीति आयोग के मेडिकल मेंबर थे वो तो सरकार के स्पोक्स पर्सन के तौर पर काम कर रहे थे. आई बात समझ में. तो ये चीज़ है, हालांकि उसमें थोड़ी समझने वालों की भी गलती है. नीति आयोग के बहुत से काम हैं, वो मैं समझाऊंगा. पहले कॉम्पोजिशन समझें. प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री चेयरमैन होंगे, ये क्लियर है. इसलिए पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन, जवाहरलाल नेहरू, चाचा जी. क्यों कहते थे भगवान जानते हैं भाई, चाचा नेहरू. तो ठीक है, ओके, मामा नहीं कहा किसी ने. लेकिन तो चेयरमैन कौन है देश के भाई, देश के कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है किसके, और बेटा प्लानिंग कमीशन के किसके. पहले क्या बोला तुम लोगों ने, टाटा बेड़ा कर को जो नीति आयोग तो हले पढ़ाया भी नहीं मैं. ये तो मैं मार्च 1950 से घूम मंडिया. तुम लोग मुझ में ज़्यादा लॉस नहीं हो जाते कंटेंट की बजाय. प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे ये क्लियर है, तो मतलब बायोलॉजिकली पूछ लिया जाता है कि पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे. मान लो आज भी प्लानिंग कमीशन होता तो आपसे पूछा जाता चेयरमैन कौन है. कौन है गौरी, अमरिंदर सिंह, सुखबीर, सिद्धू बने अभी अभी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बनाया है. इट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके चलो, इसके अलावा अब ये तो पीएम है, देश भी संभालना है. प्लानिंग के स्तर पर वो चेयरमैन है, मतलब कि जो देश की सरकार की कैबिनेट का फैसला है प्लानिंग अब उस तरह से चलेगी तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं कैबिनेट. इनका यहाँ नाम मौजूद रखने का इतना ही पर्पज़ था कि प्लानिंग वालों को कभी ये भ्रम ना हो जाए कि वो केंद्र की परिपट्टी से अलग हो जाएंगे. काम कौन करेगा, डिप्टी चेयरमैन. तो आपने देखा होगा 10 साल तक हमारे पीछे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, लेकिन सेम उनके जैसे एक और उनकी प्रतिकृति की तरह रहते थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया, वो डिप्टी चेयरमैन थे. तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया डिप्टी चेयरमैन थे. मेन खिलाड़ी ये होता है, प्लानिंग कमीशन इसके इशारों पे चलता है. तो ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड. ये है फुल टाइम फंक्शनल हेड, काम सारा इसके तहत. तो इसका कैसे काम होगा, इसको फॉर्मुलेट कराना है, इसको ही सबमिट करना है ड्राफ्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान टू द सेंट्रल कैबिनेट. यानी कि सेंट्रल कैबिनेट के पास सबसे पहले ड्राफ्ट प्रेजेंट होगा 5 ईयर प्लानिंग का. वो सारा ड्राफ्ट फॉर्मुलेट करा के सबमिट कराने की जिम्मेवारी डिप्टी चेयरमैन की होती है प्लानिंग कमीशन. डिप्टी चेयरमैन के पास अटैची आएगी वो वाली, डिप्टी चेयरमैन इस तरह से प्रेजेंट कराएगा सेंट्रल कैबिनेट को कि ये लीजिए हमने ड्राफ्ट तैयार कर दिया 5 ईयर प्लानिंग का.
आई बात समझ में। अब आप इसे एनडीसी को भेज दीजिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अभी पढ़ाऊंगा, वो उस पूरे ड्राफ्ट को देख के सारा अप्रूव करके पार्लियामेंट में भेजेगी, पार्लियामेंट उस ड्राफ्ट को अप्रूव करेगी तो वो इंडिया के गजट में नोटिफाई हो जाएगा, फिर वो देश का 5 ईयर प्लान हो जाएगा। ठीक है, तो एनडीसी इज़ अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन जस्ट बिलो द पार्लियामेंट। वो अभी पढ़ना है हमें, ये क्वेश्चन आता होता है। तो फॉर्मुलेशन एंड समिट किसका? डिप्टी चेयरमैन का, चेयरमैन का नहीं। ये कैसे अपॉइंट होते हैं? बाय द सेंट्रल कैबिनेट। इसलिए मोन्टेक सिंह आलूवालिया लिया, ऑब्वियस ही बात है, कोई टेंशन की बात ही नहीं, वही बनेंगे। तो ये अपॉइंटेड बाय सेंट्रल कैबिनेट होते हैं फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, फिक्स्ड टेन्योर के लिए होते हैं। ये सेंट्रल कैबिनेट की सारी मीटिंग्स में इन्वाइटेड होते हैं, जबकि ये उसके मेंबर नहीं होते, लेकिन ये मीटिंग में इन्वाइट, 5 ईयर प्लानिंग हो रही है और सारे मंत्रालय कैबिनेट में बैठ रहे हैं, सारे रिसोर्स किसी ना किसी मंत्रालय के पास है और सारे काम भी किसी ना किसी मंत्रालय के पास। मीटिंग में उन्हें घुसने नहीं देते तो वो जायज़ा ही क्या लेंगे, अपनी बात क्या रखेंगे और उनका क्या समझेंगे। तो सभी कैबिनेट क्वेश्चन ऑप्शन, सभी कैबिनेट मीटिंग्स में इनकी एंट्री अलाउड। लेकिन क्या ये उस कैबिनेट के मेंबर है? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेंबर नहीं तो कैबिनेट के डिसीजंस में वोटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनपुट्स दें, आउटपुट्स ले, वोटिंग ना करें, प्रभावित ना करें। आई बात समझ में। तो इनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता, ये कैबिनेट की मीटिंग्स में शामिल होते हैं, ये गारंटीड एस्पेक्ट है। ये कैबिनेट का मेंबर नहीं होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड टेन्योर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। यही एक्चुअल में डी फैक्टो या फुल टाइम फंक्शनल हेड होते हैं एज अ डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर क्लियर, डिप्टी चेयरमैन क्लियर, सम सेंट्रल मिनिस्टर्स कौन? पार्ट टाइम। और ये कितने हो सकते हैं? लगभग 3। तो 2 तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ऑफिस ही हो जाएंगे, एक्स ऑफिशियो। कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर। इनको तो होना ही होना है। आई बात समझ में। तो पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते थे इसमें, होते थे। वो कौन से होते थे? स्टेट या सेंट्रल मिनिस्टर? सेंट्रल मिनिस्टर। और एक्स ऑफिशियो तो इसमें से 2 हो ही गए, पहली बात ही, प्लानिंग और फाइनेंस मिनिस्टर। चौथा, 4 से 7 फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। 4 से 7 फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। ये किसी फील्ड से, रिसोर्स से या इकोनॉमी से, बैंकिंग से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी तरह के एक्सपर्ट मेंबर 4 से 7 हुआ करते थे। इनको दर्जा किस बराबर का दिया जाता था? मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लेवल का दर्जा होता था इनका, MOS। ये तो खुद कैबिनेट के लेवल का दर्जा रखते हैं, तो इनको तो मिनिस्टर ही, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लेवल का दर्जा रखते थे। इसके बाद 5वां मेंबर सेक्रेटरी होता था, ये ऑलमोस्ट IAS ऑफिसर होता था। ठीक है, मेंबर सेक्रेटरी जो कि प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी है, ऑलमोस्ट IAS होता था। कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र सुना? PM है, डिप्टी चेयरमैन है, कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, पार्ट टाइम एक्सपर्ट मेंबर है 4 से 7 और एक सेक्रेटरी है। आपको कहीं पर सुना स्टेट गवर्नमेंट? तो स्टेट रिप्रेजेंट नहीं होता, ये होली सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी। प्लानिंग कमीशन कंप्लीट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन रोल कितने महत्वपूर्ण थे इसके? बहुत। ड्राफ्ट का फॉर्मुलेशन इन्होंने किया है, प्लानिंग कमीशन का ड्राफ्ट इन्होंने बनाया है। एनडीसी के पास तो वो अप्रूवल के लिए जाएगा, बनाया तो इन्होंने, जिधर बनाया है उधर राज्य है नहीं। अप्रूवल की स्टेज पे राज्य इन्वॉल्व होंगे, तो उस समय केंद्र सरकार को कितना का प्रभावित कर लेगा एक राज्य अप्रूवल की स्टेज पे, और वो भी तब जब केंद्र राज्य में एक ही पार्टी की सरकार चलती थी, कांग्रेस। ये तो एवं ही बस संस्थाएं, तो तब तो सरकार ही एक पार्टी की। तो एनडीसी में कितना ही मना किया जाता होगा प्लानिंग कमीशन के प्लान को, सोच के समझिए कि चलिए। कन्फ्लिक्ट कब पैदा हुए? जब 1967 में राज्यों में गैर कांग्रेसियाँ सरकार बनने लगी, बस उसके बाद फिर काम भी धड़ाधड़, उसके बाद फिर प्लान ढीले भी पड़ने लगे। 3 साल तक एनुअल प्लान आ गए, 66 to 67, 67, 68, 68 to 69। 5 ईयर प्लानिंग ही नहीं हुई। इंडो चाइना वॉर, उसके बाद और चीज़ें आ गई, ड्रॉट आ गए, उसके बाद जो हुई भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। प्लानिंग कमीशन में वही सब चलता रहा, ये समस्या है। ओके, तो ये चीज़ है। अब आती है कहानी इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन की। इसके बारे में आरोप लगाते हैं कि इसको तुमने शुरू कैसे किया था? इसको तुमने स्टाफ एजेंसी बना के शुरू किया। ये एक प्योर एडवाइजरी बॉडी के तौर पर शुरू की गई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो गई? ये सबसे पावरफुल और डायरेक्टिव अथॉरिटी हो गई, जो सेंटर और स्टेट्स को डायरेक्ट करती थी। सेंटर स्टेट के लेवल पर कोई पत्ता नहीं हिलता था इसकी एडवाइस के, जैसा ये कहती थी वैसा होता था। प्लानिंग कमीशन ने बोल दिया इस बार एग्रीकल्चर प्रमुख, चलो जी पूरा देश लग गया एग्रीकल्चर में। PC महान लॉबीज ने एडवाइस दे दी सेकंड प्लानिंग कमीशन में कि भाई हैवी इंडस्ट्री, पूरा देश लग गया हैवी की तरफ। अभी एग्रीकल्चर हो गया सफल कि नहीं पता नहीं, पूरा देश हैवी इंडस्ट्री की तरफ। तो फिर इनके चपेटे भी पड़ी, वो ये कह के कि जब फिर बैटल हुई इंडो चाइना, उसके बाद इंडो पाकिस्तान 1965, उस समय में जब कंट्री को अपने लेवल पर फूड सिक्योरिटी के मामले में नेशनल सॉवरेनिटी ब्रेच होती दिखी, जब अमेरिका ने PL482 नाम का हमें जो एड आता था वो रोका, हमारी सॉवरेनिटी को ब्रेच किया, तब इनसे पूछा गया कि बेटे किसके कहने पे एग्रीकल्चर को पीछे धकेला था?
क्या हम सफिशिएंट हो गए? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर डिसीजन लेकर के ग्रीन रेवोल्यूशन के काम